यहाँ पे दलजीत जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा ब्रेक के बाद कि इसमें कंज्यूमर सेगमेंट पे एक बड़ा विशेष फोकस किया गया है और कहा गया है कि जितने भी कंज्यूमर के ब्रांड हैं सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाएगा, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड को लेकर के। ये डायरेक्ट सब्सिडरी होगी आरआईएल को। तो इसके पीछे आप क्या मकसद देख रहे हैं और क्या हासिल करना चाहती होगी कंपनी? ये बहुत अच्छा मूव है आई थिंक। और ये काफी समय से कुछ इन्वेस्टर्स बात भी कर रहे थे कि भाई अलग अलग सब्सिडरीज हैं, कुछ रिलायंस वेंचर में है, कुछ रिलायंस रिटेल में है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, कौन सी कंपनी या कोई ब्रांड किस में है। तो जो अभी जैसे हम देखें तो पिछले समय में जो रिलायंस ने दिखाया है ग्रोथ, काफी नंबर ऑफ स्टोर्स ऐड करे हैं, बहुत सारा जियो मार्ट में काफी ग्रोथ दिखाई है। रिलायंस डिजिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है। तो ये सब चीजें अगर कंसोलिडेट होकर के, हमने अभी कैंपा कोला ब्रांड वगैरह लिया था, तो अलग अलग जगह पे जब होते हैं ना तो वो डिस्पर्स हो जाता है। तो उसमें आपको पता इफेक्ट, एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं पता चलता है। तो अगर ये सब एक जगह कंबाइन कर देंगे तो समझना भी आसान होता है और आपको उसका एक टोटल कंबाइंड इफेक्ट दिखाई देता है। और आई थिंक ये मूव भी होगा शायद जब आगे चल के वो जो वैल्यू अनलॉकिंग की बात है रिलायंस रिटेल की, तो उसमें भी ये काम आएगा कि आपको एक पूरा स्केल दिखाने का समय, एक मौका मिलेगा कि टोटल क्या चीज है। तो आई थिंक कंसोलिडेट करना हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा रहता है, और कंपनी को जब वैल्यू अनलॉकिंग करनी हो तो उसमें भी आसानी मिलती है। तो वही मकसद और होगा। अभिषेक अग्रवाल साहब जैसे लोग होते हैं तो उनके लिए कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी होता है, कौन सी कंपनी कहाँ पे कितना ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही है। अभिषेक जी, इसमें एक चीज़ और ऐलान किया गया है कि इसमें फोकस किया जाएगा किस तरह से ज़्यादा कंज्यूमर को जोड़ा जाए और अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपये के रेवेन्यू का एक टारगेट यहाँ पर रखा गया है। और ये अपेक्षा की गई कि 2 ट्रिलियन का जो कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी इंडिया में है उसको कैसे मैक्सिमम लेवरेज किया जाए। तो ये आपको लगता है कि एक बड़ा एवेन्यू हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। और अगर हम इम्पैक्ट की बात करें या आगे पॉपुलेशन सर्व की बात करें, क्योंकि अब देखो आप, अभी हम जियो की बात कर रहे थे, 50 करोड़ उनके पास सब्सक्राइबर है, 150 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की। तो 1/3 पॉपुलेशन को तो आप एक पर्टिकुलर बिजनेस से ही आप कर रहे हो यहाँ पे। उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो नंबर इससे भी बड़ा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है, आप रिलायंस का एक पैटर्न देखेंगे तो हमेशा वो तब आती है जब एक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होता है देश में। आप रिटेल में देखें, आप टेलीकॉम में देखें, वहां पे ऑलरेडी इनकम्पेटेंट्स थे और एक लेवल की एक्सेप्टेंस आ गई, और फिर स्केल करने के समय, एक सही तरीके से स्केल करने के समय जो मार्केट की नीड बन जाती है कि आप सडनली एक तरह का स्केल, हमें बहुत हाइपर ग्रोथ चाहिए और वहां पे बहुत बड़े पैसे भी लगाने हैं और बहुत जल्दी फास्ट पेनिट्रेट भी करना है, वहां पे जो है रिलायंस बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैनेज कर पाता है। सो 100% ये जो है ये होता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि इंडिया ऑलरेडी उस स्टेज पे है तो स्टेज इज सेट फॉर देम टू एक्चुअली स्केल एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो मैं ज्यादा कुछ सरप्राइज नहीं हूँ कि नंबर के हिसाब से ऑफकोर्स लगता है बहुत एडवेंचरस या एग्रेसिव है, बट एट द सेम टाइम देश के जो फंडामेंटल्स है वो इस तरह से, अभी अगर आप देखेंगे जो भी ऑनलाइन कंपनी जैसे जेप्टो है, बिग बास्केट है, और उनके अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल अभी जो इंडिया स्टार्ट किया है, अभी तो और इसे स्केल होना बाकी है साइज में। तो वहां पे रिलायंस जैसे प्लेयर की यहाँ पे जरूरत भी है, और इससे मार्केट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मार्केट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हालांकि मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कैंपा कोला को लेकर के, चूँकि मैं शुरुआती दिनों में दिल्ली के मोती नगर इलाके से, अगर आप में से कोई वाकिफ़ हो तो वहाँ पे कैंपा कोला की बड़ी पुरानी फैक्ट्री होती थी, वो बंद हो गई थी जहाँ तक मुझे याद है, आज से 20-25 साल पहले की बात है। तो उसको रिवाइव किया गया, वो मुझे आज भी जहन में याद है कि वो एक होता है ना, पुरानी चीज़ें कई बार याद हो जाती हैं, तो उसको रिवाइव करने की बात यहाँ पे की गई है और उसका एक रोड मैप भी दिया गया है। तो ये मैं सुन रहा था, बड़ा गौर से सुन रहा था। सुनील जी, कैंपा कोला आपने पिया कि नहीं पिया कभी अपने ज़माने में? हाँ बिल्कुल, 1977। नया वाला नहीं, पुरानी वाली बात कर रहा हूँ। पुराने में 1977 में जब कोका कोला को धक्का दिया था जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, जब 77 कोला और कैंपा कोला, राइट। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर थे ना, चॉइस ही नहीं था। तो मैं तो 17 साल की उम्र में था, तो बहुत ढेर सारा कैंपा कोला पीता हूँ मैं और उसका अभी ट्यून अभी भी याद है मुझे, कैंपा कोला ऑल द डेज करके एक धर्मेंद्र का सॉन्ग क्या नहीं। मगर ये जो आपने बात किया ना कंज्यूमर का, दो मैं कारण देख रहा हूँ इधर लॉन्ग टर्म विजन से। एक है ये अपना सक्सेशन प्लान में उसको एक
सक्सेसर को देना चाह रहे हैं ना, तो नेचुरली उसको कंसोलिडेट करना जरूरी है ताकि पार्टीशनिंग में झगड़ा ना हो। तो वो क्लियर विजन है। सेकेंड चीज मैं देख रहा हूं कि जैसे ऑयल टू कंज्यूमर में वो एंड टू एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन उन्होंने किया, वही वो कंजम्पशन स्पेस में भी करेंगे। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको रिलायंस रेफ्रिजरेटर से लेकर सब रिलायंस ब्रांड की प्रोडक्ट बिकेगी। तो वो एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल कंजम्पशन का पूरा वैल्यू चेन को कैप्चर कर लेंगे। तो इसलिए उसको अलग रख उसका एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत बहुत जरूरी है। यही मैं देख रहा हूं इस चीज में अंदर उसका स्केल का विजन। जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है, ये डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने की एक स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में तो बहुत दूर की बात है, शॉर्ट टर्म में भी इमीडिएट इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जीएसटी रिफॉर्म लाना चाहती है, जीएसटी कट होगा तो कंज्यूमर सेगमेंट जितना अफोर्डेबल होगा तो डिमांड इसकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अभय अग्रवाल साहब। जी, बढ़नी चाहिए। देखिए, आप चाइना के मार्केट से कंपेयर करें तो चाइनीज़ मार्केट है लार्जली डोमेस्टिक ब्रांड्स पे चलता है। मतलब जो एमएनसी ब्रांड्स आए पहले हैं, कॉम्पीट करते हैं, पर अक्रॉस कैटेगरीज आप देखेंगे तो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं, डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं, वो डिक्टेट करते हैं अक्रॉस सेक्टर्स, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को भी। तो आई थिंक हमारा भी जो मार्केट है, मुझे लगता है अब उसी रास्ते जा रहा है कि एक समय था जब हम कहते थे कि एमएनसी प्रोडक्ट है तो अच्छा है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। अब वो चेंज हो रहा है। अब वो परसेप्शन जो है कि सिर्फ एमएनसी की क्वालिटी अच्छी है, वो चेंज हो रही है। अब लोग ट्राई कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक ब्रांड्स बन रहे हैं, और जो D2C और इंटरनेट की वजह से, यूपीआई पेमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है डोमेस्टिक ब्रांड्स को। सो आई थिंक ये रिलायंस का भी जो फोकस है उसी डायरेक्शन में है, पर इसको मैं थोड़ा देखना चाहूँगा, इसको डेवलपमेंट होते क्योंकि रिलायंस एक नई चीज़ सीखेगा ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के, क्योंकि एज अ लार्ज ग्रुप B2B का जेनेसिस रहा है उनका, और एक डीएनए को चेंज करके D2C कंपनी बनना इतना आसान नहीं होता है। कर सकते हैं क्योंकि बहुत एंटरप्रेन्योरियल हैं, पर ये एक देखना होगा जब जैसे-जैसे ये बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी जो उनके स्टोर्स हैं वो एक लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं सारे, और डोमेस्टिक जो आप अगर B2C बिज़नेस उनका देख लें, जो जियो का है, वो भी काफ़ी एंटरप्राइज़ फ़ोकस्ड है। तो पहली बार एफएमसीजी में एंट्री ले रहे हैं बड़े पैमाने पे, तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे स्ट्रैटेजी उनकी इवॉल्व करेगी उस स्पेस में। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे आगे बढ़ते हैं ये देखना होगा। दलजीत सिंह साहब, इसमें आप कितना पोटेंशियल देख रहे हैं इस सेगमेंट में? सो लक्ष्मण जी, इनफैक्ट अभी तक जो वर्टिकल्स हैं रिलायंस के, उसमें यही एक वर्टिकल ऐसा है रिटेल जिसमें काफी बड़ा स्कोप बचा है, क्योंकि इसमें अभी काम होना बाकी था। और समहाउ जैसे अभय सर भी बोल रहे थे कि उनका जो डीएनए था वो B2B ज्यादा रहा है, तो शायद उनको समझने में थोड़ा समय ज्यादा लग गया। बट लगता है कि अल्टीमेटली, क्योंकि अपना तो जीडीपी पूरा कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, और अगर उसमें एक सबसे बड़ी कंपनी जिसके पास इतना बड़ा कैश फ्लो, इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है, तो वो देर सवेर से उसको कैप्चर तो कर ही पाएंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है हमको। हाँ, शायद समय ज्यादा लग गया, उम्मीद थी कि जल्दी कर पाएंगे, बट हो सकता है कि अब वो सीख रहे हैं। और जैसा अभी ये जो फर्स्ट स्टेप बोला कि हम कंसोलिडेट करके इन सबको एक ही कंपनी में करके करेंगे, तो हो सकता है कि मुझे लगता है उसके बाद काफी कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ये एक सेगमेंट ऐसा है जो अभी पूरी तरह फायर नहीं किया है, तो आई थिंक सबसे ज्यादा पोटेंशियल अभी इसमें ही है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसमें ही है। और आपने सही कहा अभी अभय साहब ने कि पहले एमएनसी वाली बात होती थी, अब वैसा है नहीं। इतने सारे लोकल ब्रांड या फिर देसी ब्रांड आ गए हैं जो प्राइस कॉम्पिटिटिव हैं, तो लोग उसको एक्सेप्ट यहाँ पे करते हैं। अभिषेक अग्रवाल साहब, इसमें चूँकि 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एजीएम में ये ऐलान किया गया, उससे पहले हमने देखा कि जीएसटी के मोर्चे पे एक बड़ी राहत यहाँ पर देने की बात की कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी सेक्टर ये है, और जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ का ये फ्यूचर दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पोटेंशियल है जो आगे चल करके जिस तरीके से रिलायंस को हम लोग जानते थे ऑयल बिजनेस को लेकर के, शायद रिटेल बिजनेस को लेकर भी जानना शुरू करें। ये बिल्कुल ये होने की पॉसिबिलिटी है, बल्कि शायद ऐसा हो सकता है कि 10 साल के बाद शायद आप याद ही नहीं करें कि इसमें ऑयल भी था, बिकॉज जिस तरह का एक्सपांशन ये डिफरेंट वर्टिकल्स में कर रहे हैं,
उस तरह से तो जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनके बहुत टॉप लाइन है एबिटा लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से बदलता हुआ जा रहा है। अगर आप इसी रिलायंस के 5 साल पहले की अगर आपने एनुअल रेवेन्यूज और एबिटा देखी है और आज की अगर आप रेवेन्यू और एबिटा देखेंगे तो आप देखोगे कि कितनी तेजी से इतने बड़े नंबर के साथ आपका जो शेयर है वो कितनी ड्रामेटिकली बदल गया है बिटवीन डिफरेंट बिजनेसेस इंक्लूडिंग रिटेल। सो रिटेल अभी क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग बिजनेस भी रहता है एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स भी हैं कंपेयर टू अदर इनकम्बेंट प्लेयर्स जो जहाँ पे रिलायंस अभी बाकी सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा इन्हें चैलेंजेस जरूर आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने में। स्केलेबिलिटी में नहीं आएगा बिकॉज स्केलेबिलिटी में इंडिया के अंदर में जैसे कि कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है तो बहुत स्कोप अभी भी हमारे पास है बेहतर पेनिट्रेट करने में, और रिलायंस के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्ट्रेटेजी रहती है वो एक्सीलेंट होती है और वहाँ पे वो मास्टर है। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ तो ये कर लेंगे, बट जिस तरह का बॉटम लाइन हम बाकी बिजनेस में देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा उन्हें चैलेंज होगा बिकॉज ये थोड़ा टफ फाइटिंग वाली जगह भी होती है, बड़े बड़े प्लेयर्स भी अपने अपने बिजनेस को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आने में थोड़ा समय लगेगा, बट यस दिस बिजनेस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी बिग बिजनेस फॉर रिलायंस इन फ्यूचर। ये डेफिनेटली ये बात रहेगी। चूँकि यहाँ पे क्या है कि एक इकोसिस्टम पहले से तैयार हो रहा होगा, जियो है, अब बाकी आपके पास एलिमेंट है, तो उससे एक सपोर्ट मिल रहा होता है। इस तरह के जब रिटेल बिजनेस में आप ज़्यादा अपने आप को एग्रेसिव करते हैं तो एक चीज़ और जो मुझे बड़ा दिल को छू गया, वो नीता अंबानी ने जब ये ऐलान किया कि हेल्थ सेक्टर में और ज़्यादा आगे बढ़ करके हम काम करेंगे। उन्होंने खासतौर से रिलायंस फाउंडेशन का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन जो मुंबई में 2000 बिस्तरों वाला एक मेडिकल सिटी बनाएगी। अब इस तरह की चीज़ें वाकई लोगों के लिए ठीक है, पैसे की बात, प्रॉफिटेबिलिटी की बात, निवेशक की बात एक है, लेकिन आखिरकार हम सब इंसान होते हैं, तो जब ऐसी चीज़ें होती तो लगता है कि नहीं वाकई वो ऐसी चीज़ है जिसको हर किसी को इसकी ज़रूरत है। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? सुनील सुवर्णम साहब आपसे। ये देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सीएसआर को गलत तरह से जनरली इतना अलोकेशन करना चाहिए, इतना खर्चा, मगर ये उसके बियॉन्ड जेन्युइनली एक कॉर्पोरेट सीएसआर को उन्होंने अपने जहन में ले लिया है और कर रहे हैं। तो बात यह है कि जब बड़ी दिग्गज ऐसे करते हैं ना, तो वो एक फॉलो ऑन इफेक्ट होता है कि बाकी कंपनी उसके माफिक करने की कोशिश करती है। तो मेरा एक लीडरशिप इस जगह में दिखा रहे हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं, क्योंकि जब से अमीर लोग, जब वो बिल गेट्स की तरह, देखिए जितना उनका बिल गेट्स फाउंडेशन काम करता है सीएसआर एरिया में पूरे वर्ल्ड में, वैसे ही इन्होंने भी अपना एक विजन सोचा है कि हमें गिव बैक टू सोसाइटी करना है, और ये एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है। और इसीलिए उन्होंने अलग इसको कंपनी से अलग करके उनके वाइफ को दिया है, नीता जी को दिया है कि ये आप आगे लेकर बढ़ा दिए। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो कहते हैं ना पब्लिसिटी के लिए भी, ये एक जो कहते हैं ना, जब खाली ग्रीड ड्रिवन कॉर्पोरेट नहीं है, हम सोसाइटी को भी आगे हमारे साथ बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं। ये मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर हमारा समाज, जिस सोसाइटी में हम हैं, जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं, वो अगर संपन्न है तो हमारे लिए भी अच्छा होता है उस संपन्न सोसाइटी में अपने आप को ग्रो कर पाना। वहाँ पे कोई अड़चने हैं तो फिर ये अड़चने, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल आइसोलेट होकर किसी साइलोज में बैठे हुए हैं, हम ग्रो करें और बाकी चीज़ ग्रो ना करें या संपन्न ना हो तो हमें दिक्कत होगी। ये एक सामान्य सिद्धांत है, मुझे लगता है कि उसकी तरफ भी एक बड़ा कदम इसको माना जा सकता है। दलजीत सिंह कोहली साहब, ये कितनी बड़ी राहत होगी या फिर कितना बड़ा कदम कहेंगे कि इस तरह के मेडिकल सिटी, हॉस्पिटल की सुविधा का मुहैया कराया जाना? बहुत जरूरी है लक्ष्मण जी। हम सब जानते हैं कि कितना हमारे यहाँ स्केर्सिटी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उसमें अगर एक बहुत बड़ी कंपनी आकर के आगे आकर के और अच्छा इन्वेस्टमेंट करके उसको एक बड़ा स्केल पे बना सकती है, तो वो सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा, सब पूरे समाज के लिए उसकी बेनिफिट होगी। मैंने खुद ने देखा है इनका ये जो मुंबई में जो HN सेंटर है, जो पहले कोई और ट्रस्ट चलाता था, अभी रिलायंस चलाता है, तो रिमार्केबल डिफरेंस मुझे दिखा पिछले 4-5-7 साल में। और द क्वालिटी ऑफ मेडिकल सपोर्ट दैट दे गिव, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आई थिंक अगर इसी तरीके के जो दिग्गज लीडर्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो सपोर्ट करेंगी ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसकी तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हमारे देश में है ही, हम सबको पता है कि कितना बुरा हाल है। और जस्ट इंसिडेंटली हॉस्पिटल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज की डेट में जो लिस्टेड कंपनीज है वो 99% जो है वो PE ओन्ड है, प्राइवेट इक्विटी ओन्ड है। और उससे आप समझ सकते हैं कि उनका मोटिव ही क्या है।
तो उन सब के वैल्यूएशन भी हम देख रहे हैं कि क्या कहाँ जा रहे हैं। तो वो एक अलग चीज है, बट आई थिंक ये ह्यूमन एंगल बहुत जरूरी एंगल है। और जब आप इतने बड़े देश के इतने बड़े लीडर होते हो, एक बड़ी कॉर्पोरेट सिटीजन हो, तो आपने जो अपनी जिम्मेदारी को समझा, आई थिंक वो बहुत सराहनीय है। हालांकि मुझे लगता है कि ये बाकी लोगों के लिए भी एक ये होता है कि चलो इस कंपनी इतने बड़े लीडर ने ये कदम उठाया, तो बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। अभय अग्रवाल साहब। बिल्कुल। और ये एक चीज़ रिलायंस फाउंडेशन की आपने बात करी, मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है रिलायंस फाउंडेशन को, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं जो वहाँ पे सीनियर इन्वॉल्व हैं। तो हेल्थ एक तरफ है, पर दूसरी तरफ जो उनका कमिटमेंट है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में और एजुकेशन में एट ग्रास रूट लेवल एनजीओज के थ्रू, वो भी रिमार्केबल है। तो आई थिंक सिर्फ हेल्थ ही नहीं, लक्ष्मण जी, मैं कहूँगा कि ऐसे 3 बड़े स्पेसेस हैं जहाँ पे उन्होंने काफ़ी कमिटमेंट किया है और काम किया है, और आई थिंक उसका फ़ायदा भी दिख रहा है हमें। तो आई थिंक उसी को वो स्केल अप करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, काफ़ी बड़ी बात होगी पूरी सोसाइटी के लिए। क्योंकि आप एक इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, वो सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि सरकार ग्रास रूट पे डेवलप बिल्कुल। करे और इंडस्ट्रियलिस्ट अपना काम करे। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, और जो इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है वो सबने देखी है। तो मुझे लगता है कि उन कॉजेस को भी वो उसी तरह एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। बिल्कुल, आपने स्पोर्ट्स की बात कही, इस पे भी उन्होंने कहा कि 2036 में जो ओलंपिक होना है उसकी मेज़बानी करनी चाहिए भारत को, इसका भी समर्थन यहाँ पर किया है। तो सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि एक सोशल सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, और जिसका असर हम लोग देख सकते हैं, चारों तरफ देखने को मिले।